नमस्कार। नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारत के अपोहा तंत्र की। अपोहा तंत्र के अंतर्गत हमने बात की थी एक सिंधु तंत्र और सिंधु की कुछ सहायक नदियों की भी चर्चा की थी कल हमने। आज हम बात करेंगे गंगा तंत्र की। लेकिन गंगा तंत्र की बात करने से पहले एक बार जो कल हमने सिंधु तंत्र की बात की थी, आज उसे पहले एक बार मैप पर देखेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे उन नदियों की, और साथ में फिर हम आगे जाकर गंगा तंत्र को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गंगा तंत्र। तो पहले तो बात करते हैं हम गंगा तंत्र की कि गंगा तंत्र की क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए, जब सिंधु तंत्र की बात करें पहले, तो कल हमने सिंधु तंत्र के अंतर्गत बात की थी सिंधु व उसकी सहायक नदियों की। तो हमारा कल का जो तंत्र सिंधु तंत्र। अब सिंधु तंत्र के अंतर्गत आज हम इन नदियों को एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, कौन किस में पानी मिलाती है, कहाँ मिलाती है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, संगम स्थल जो उनका कॉन्फ्लुएंस एरिया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। तो देखिए, एक जो नदी है, नदी का नाम है, गुड मॉर्निंग, नदी का नाम है सिंधु। अब ये जो नदी है सिंधु नदी, तो मैं यहाँ पर जो भी नदी होगी उसके एक उद्गम बताऊँगा और उनकी विशेषताएं, और साथ में डायग्राम के माध्यम से बताने के बाद हम गंगा तंत्र पर आएंगे। तो सिंधु नदी, अब जो सिंधु नदी है कल हमने बात की थी, इस सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो होता है, झील का नाम है मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम होता है, और साथ में मानसरोवर झील के बाद ये नदी, एक तो हम बात करते हैं कि नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहती है। चीन में आती है, चीन के बाद ये नदी आती है लद्दाख क्षेत्र में, और लद्दाख के बाद जम्मू। पहले हम JNK ही पढ़ते थे, लेकिन अब हम इसे, जो क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। तो आप समझ जाइए कि चीन, लद्दाख, जम्मू, और इसके बाद ये नदी आती है पाकिस्तान में। अगर बात करें जब ये नदी चीन में बहती है, तो चीन में इस नदी के नाम है 2। एक तो चीन में सिंधु नदी को बोलते हैं शेरमुख नदी, और चीन में ही इसका दूसरा नाम था सिंगी खम्बन। कल हम चर्चा तो कर चुके थे, आज हम एक और शॉर्ट माध्यम से इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में प्रवेश करती है लद्दाख क्षेत्र से, और लद्दाख क्षेत्र से जिस स्थान से प्रवेश करती है, इस स्थान का नाम है दमचौक। दमचौक से प्रवेश करती है। आगे लद्दाख में ही एक गर्त है, सबसे गहरा गर्त, गर्त का नाम है बुंजी गर्त, और बुंजी गर्त से ये नदी, या बुंजी जो गोर्ज है, बुंजी गोर्ज का निर्माण करते हुए नदी लद्दाख क्षेत्र में आगे चलती है। बुंजी गोर्ज की अगर बात की जाए तो लगभग 5200 मीटर ये गहरा है, और इसके बाद ये नदी आती है जम्मू में, जम्मू में आती है, और जम्मू के बाद ये नदी जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ इनकी हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहाँ एक अंतिम बिंदु है, और अंतिम बिंदु का नाम है दमचौक। अब दमचौक, पॉइंट का नाम है चिल्लास, और चिल्लास नामक पॉइंट से पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। जब ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान में उस क्षेत्र का नाम है दर्दिस्तान, और दर्दिस्तान, गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान के दर्दिस्तान में प्रवेश करके ये नदी आती है पाकिस्तान के एक क्षेत्र, और क्षेत्र का नाम है अटक। और यह कहे कि पाकिस्तान में जब ये मैदान में प्रवेश करती है, तो अटक एक क्षेत्र है जहाँ ये मैदान में प्रवेश करती है, और अटक क्षेत्र के बाद ये नदी इसी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में कराची, और अंत में ये नदी, इसका अंत हो जाता है अरब सागर में। ये तो बात थी सिंधु नदी की। सिंधु के बाद हम बात करें नदी, और नदी का नाम है झेलम। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी जिसका नाम है झेलम।
झेलम नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ सिंधु नदी की अगर हमने बात की थी तो मानसरोवर झील या कहें कि पर्वत श्रेणी का नाम है कैलाश। तो ये तो थी मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है और बोखरचू एक स्थान है। झेलम नदी की अगर बात की जाए तो झेलम नदी का उद्गम होता है एक झील और जिसका नाम है शेषनाग झील। अब ये जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील पीर पंजाल श्रेणी के पास स्थित है और इस शेषनाग झील से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है झेलम और ये झेलम कुछ इस तरह से बहती है। और जैसे ये नदी झेलम बहती है, इस झेलम नदी पर एक और झील है और झील का नाम है वूलर झील। वूलर झील की अगर बात की जाए तो देश की सबसे मीठे व ताज़े पानी की झील वूलर झील। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलती है वूलर झील के अंदर। तो देश की सबसे स्वच्छ व मीठे ताज़े पानी की झील का नाम है वूलर झील। सवाल बनेगा यहाँ पर कि कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। अब वूलर झील के बाद ये नदी झेलम और आगे जाती है और झेलम नदी जो बहती है कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र का नाम है जम्मू और जम्मू के बाद ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। अब जम्मू और पाकिस्तान में नदी जाती है और इसके बाद ये झेलम नदी सिंधु में अपना जल डायरेक्ट नहीं मिलाएगी और ये नदी अपना जो पानी मिलाएगी। अब एक नदी आएगी जिसकी हम करेंगे बात। अब झेलम नदी के बाद एक नदी होती है जिस नदी का नाम है चिनाब। अब ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो चिनाब नदी का उद्गम होता है एक दर्रा जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। देखिए, अगर मानसरोवर झील कैलाश पर्वत की बात होगी तो हमारा आंसर होगा तिब्बत। अगर शेषनाग झील की बात होगी कि शेषनाग झील स्थित है और ये शेषनाग झील जम्मू के कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है और साथ में झेलम नदी को हम देख रहे हैं कि जम्मू और केवल पाकिस्तान में बहती है। सिंधु को हम देख रहे हैं कि चीन में बहती है, लद्दाख में, जम्मू में और पाकिस्तान में बहती है। और चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा अर्थात हिमाचल प्रदेश। जब चिनाब नदी का उद्गम होता है तो चिनाब नदी दो धाराओं के रूप में उद्गम होता है। एक का नाम होता है चंद्र, धारा का नाम होता है चंद्र और दूसरी धारा का नाम होता है भागा। चंद्र और भागा। अब चंद्र और भागा नदी, ये दोनों जो नदी आपस में, दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। एक हिमाचल प्रदेश में स्थान है जिसका नाम है तंडी और तंडी नामक स्थान पर ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद ये नदी चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। पहले ये नदी लद्दाख क्षेत्र में आती है चिनाब नदी, तो हम यहाँ लिखते हैं लद्दाख क्षेत्र में आकर ये नदी जम्मू में आती है और इसके बाद ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी सिंधु नदी में अपना जल मिलाती है और जिस स्थान पर सिंधु में चिनाब नदी अपना जल मिलाती है उस स्थान का नाम है मीठनकोट। तो सवाल बनता है महत्वपूर्ण कि चिनाब नदी सिंधु नदी में किस स्थान पर अपना जल मिलाती है? स्थान का नाम है मीठनकोट। अब इसके बाद बात की जाए कि ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी पाकिस्तान में आती है और कहाँ अपना पानी मिलाती है? तो स्थान का नाम है त्रामू। सवाल बन गया है कि झेलम नदी अपना पानी मिलाती है चिनाब में और देख रहे हैं हम कि झेलम नदी डायरेक्ट सिंधु में नहीं जाकर चिनाब में मिलती है। होने को तो चिनाब की सहायक होनी चाहिए झेलम, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ दी हुई थ्योरीज पढ़ रहे हैं और जो बुक्स कह रही हैं हम उन्हें ही पढ़ेंगे। तो हमको ये नहीं पढ़ना है कि झेलम चिनाब की सहायक नदी है, सिंधु की ही सहायक नदी है, पंचनद कहलाती है। तो झेलम नदी इस चिनाब में अपना पानी मिलाती है त्रामू पर और कुछ जगह इस त्रामू नामक स्थान को झंग नाम से भी जाना जाता है। अब चिनाब नदी हमने देखा कि चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहती है, लद्दाख में आती है, जम्मू में आती है, पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में मीठनकोट नामक स्थान पर
ये नदी अपना पानी मिला देती है। चिनाब नदी सिंधु में, झेलम नदी जम्मू में बहती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में त्रामू नामक स्थान पर चिनाब से मिल जाती है। चिनाब के बाद और आते हैं सिंधु हुई, झेलम, चिनाब। अब चिनाब के बाद होती है एक नदी, नदी का नाम है रावी। देखिए रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा। अब रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद रावी नदी एक तो हिमाचल प्रदेश में आती है, और हिमाचल प्रदेश में आने के बाद ये नदी आती है पंजाब में। अब यहाँ जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आती है पंजाब में। अच्छा, पंजाब के बाद ये जो रावी नदी है, ये भी जिस स्थान पर झेलम मिलती है वहीं रावी नदी भी अपना पानी मिला देती है चिनाब के अंदर। तो यहाँ सवाल जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि रावी वो नदी है जो जम्मू व पंजाब, और पंजाब के बाद ये जो नदी है, जैसे आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि J&K और ये हमारा क्षेत्र है जम्मू। अब रावी नदी ये है हिमाचल प्रदेश और है पंजाब। अब रावी नदी जब हिमाचल प्रदेश से निकलती है तो जम्मू का क्षेत्र, जम्मू के क्षेत्र, यहाँ पर एक जम्मू का ज़िला है जिसका नाम है कठुआ, तो जम्मू और शेष भारत के मध्य सीमा बनाती है नदी का नाम है रावी। तो रावी नदी पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती है, साथ में जम्मू और पंजाब के मध्य सीमा भी बनाती है। तो हम यहाँ पर पंजाब के बाद एक और यूनियन टेरिटरी का नाम लिखेंगे जम्मू। तो सवाल बनता है महत्वपूर्ण, कौन सी नदी जम्मू व शेष भारत के मध्य सीमा बनाती है? आंसर होगा रावी। अब रावी नदी के बाद हम देख रहे हैं कि रावी नदी को, कि रावी भी अपना पानी चिनाब में मिलाती है, झेलम भी अपना पानी चिनाब में मिलाती है, और रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, चिनाब का बड़ा लाचा दर्रे से। रावी नदी के बाद और आगे आते हैं, और रावी नदी के बाद फिर एक नदी होती है जिसका नाम है व्यास। व्यास नदी की बात की जाए तो व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड। अब व्यास कुंड ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये व्यास नदी एक तो बहती है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा जो रावी व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी आती है पंजाब में। और व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी जो पूर्णतः भारत में ही बहती है। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ऐसी नदी सिंधु की सहायक नदी या पंचनद में से ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर होगा व्यास। तो दो नदी पर बड़े ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्णतः भारत में प्रवाहित होने वाली नदी व्यास, और साथ में भारत व जम्मू के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है रावी। अब हम व्यास नदी की बात की हमने, हिमाचल प्रदेश पंजाब। अभी व्यास नदी अपना पानी ना तो रावी के अंदर मिलाती है, ना ही चिनाब में, ना ही सिंधु में। रावी नदी अपना जो पानी मिलाएगी वो मिलाती है ये सतलज के साथ, सतलज में। अब रावी नदी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलज। सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल। अब राकसताल जो एक झील है, और ये राकसताल झील है तिब्बत में। तो तिब्बत में राकसताल झील से उद्गम होता है सतलज नदी का। और सतलज नदी पहले तो बहती है चीन में, यानी यहाँ हम लिख देते हैं चीन, तिब्बत। इसके बाद ये रावी नदी आती है हिमाचल प्रदेश में। जैसे ही रावी हिमाचल प्रदेश में आती है तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, और उस दर्रे का नाम है शिवकिला। और शिवकिला दर्रे से नदी भारत में प्रवेश करती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिला। ये शिवकिला किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। और शिवकिला दर्रे से प्रवेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये नदी आती है पंजाब में। अब पंजाब में जो व्यास नदी है ये अपना पानी मिलाती है सतलज में, और सतलज में पानी मिलाती है, स्थान का नाम है कपूरथला, लुधियाना के पास है। तो कपूरथला स्थान पर, कपूरथला जहाँ रेल कोच फैक्ट्री भी है, तो इस कपूरथला के पास पंजाब में व्यास नदी अपना पानी मिलाती है सतलज में। सतलज नदी आगे जाती है, और सतलज नदी आगे जाकर अपना पानी मिला देती है चिनाब में। तो हमने यहाँ देखा
कि झेलम नदी चिनाब में पानी मिलाती है, रावी नदी भी चिनाब में पानी मिलाती है, सतलज नदी भी चिनाब से मिलती है, लेकिन व्यास नदी ना सिंधु से मिलती है ना ही चिनाब से मिलती है। किस में पानी मिलाती है? सतलज में। तो इनमें से इनकी अगर लेंथ की बात की जाए कौन बड़ी है या कौन छोटी है, तो सिंधु नदी की अगर टोटल लेंथ की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई की बात की जाए तो 724 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई की बात की जाए 1180। रावी भी लगभग 724, कुछ जगह 720 भी आपको मिलेगा। व्यास नदी की लंबाई की बात की जाए 625 किलोमीटर लंबी है। और सतलज नदी की लंबाई की बात की जाए तो यह है 1450 किलोमीटर। तो सवाल बनता है कि अगर सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी की बात होगी तो सतलज होगी, लेकिन अगर बात हो बड़ी की, बड़ी यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर कि जल की मात्रा कितनी है की दृष्टि सबसे बड़ी, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। तो सवाल बनता है कि अगर पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम होगा चिनाब। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी, और लंबी सहायक नदी की बात होगी तो वो होगी सतलज। लंबाई की दृष्टि से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है सतलज जो 1450 किलोमीटर है। और अगर जल की मात्रा की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आंसर होगा चिनाब। तो ये सिंधु तंत्र था। कल विशेषताओं की बात अपन कर ही चुके थे कि कौन सी नदी मतलब क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। जैसे कुछ अपन घाटियों को लेकर भी बात की थी, उन पर झील को लेकर भी बात की थी, और साथ में प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे अपन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। जैसे ही नदी समाप्त होंगी हम उसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कि झेलम नदी पर 2 प्रोजेक्ट्स हमने पढ़े थे, एक का नाम था उरी और एक का नाम था टुलबुल। तो दोनों परियोजनाएं झेलम पर थे, उरी और टुलबुल। चिनाब पर हमने पढ़े थे 3 प्रोजेक्ट्स, एक का नाम था सलाल, एक का नाम था बगलीहार और एक का नाम था दुलहस्ती। फिर रावी पर हम आए और रावी पर हमने परियोजना पढ़ी, एक का नाम था चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और एक परियोजना का नाम था थीन परियोजना। तो थीन परियोजना की अगर हम बात करें तो थीन परियोजना, जिसे हम रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं, पंजाब में है। रावी के किनारे स्थित है लाहौर। तो याद रखिएगा कि लाहौर, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे। देखिए रावी पाकिस्तान में जाकर मिल रही है, त्रामू पाकिस्तान में है, तो लाहौर रावी नदी किनारे स्थित है। और सिंधु के किनारे की बात की जाए तो लद्दाख, लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला जो लेह जिले में है। तो अगर सवाल आए कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के भी कौन से तट पर? दाहिने तट पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं कि रावी पर हमने 2 परियोजना पढ़ी, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना। व्यास पर एक परियोजना, खुद व्यास परियोजना। एक इसी व्यास परियोजना पर हिमाचल प्रदेश में पोंग परियोजना भी चलाई जा रही है। और साथ में बात करें पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश, और व्यास नदी कपूरथला या इसी स्थान को एक और नाम से जाना जाता है हरिके। और आपने हरिके के नाम से जाना होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज से जैसे नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, तो राजस्थान में पढ़ते भी हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी हरिके या कपूरथला नामक स्थान पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है, जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। और साथ में हम बात करें कि सतलज नदी की, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध स्थित है जिसका नाम है भाखड़ा, और एक बांध है पंजाब में जिसका नाम है नांगल। तो आपने सुना भी होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो एक भाखड़ा बांध और एक का नाम है नांगल बांध। तो भाखड़ा नांद के बारे में एक हम क्वेश्चन पढ़ते थे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, कि सतलज नदी दोबारा से बताई जाए। ठीक है, देखिए सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में राकसताल से। अब तिब्बत के बाद ये नदी तिब्बत में यानी चीन के बाद नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर पहले तो इस राज्य में दर्रा है शिवकिला दर्रा, इस शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। सवाल बनता है कि सतलज नदी भारत में या ये कहेगी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से। इसी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ भाखड़ा बांध,
आपने सुना होगा भाखड़ा बांध के बारे में, लगभग 226 मीटर ऊंचा है ये भाखड़ा बांध, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे हम परियोजनाओं को आगे। हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी आती है पंजाब में। पंजाब में इसी नदी पर बना हुआ है नांगल बांध, और नांगल बांध की अगर हाइट की बात की जाए तो यह है 29 मीटर ऊंचा। इसी पंजाब में जो नांगल बांध है और हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा बांध, इनके पीछे एक झील भी है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो मीठे पानी की एक झील है। और इसके बाद ये जब सतलज नदी है ये पंजाब के बाद पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जाकर ये नदी मिल जाती है किसके अंदर, चिनाब के अंदर। तो ये तो अभी हमने बात की कि एक्चुअल में इस नदी का स्ट्रक्चर है ऐसा। अब इसे आप कह रहे हैं मैप में, तो मैप में भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फॉन्ट इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये तो कुछ डिटेल्स थी इसकी। सिंधु की अन्य नाम, इन नदियों के अन्य नाम वैसे कल बता दिए थे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु की पंचनद के नाम, सिंधु की पंचनद के नाम देखिए, झेलम। अगर झेलम की बात की थी तो झेलम का हमने एक नाम जाना था वितस्ता। झेलम के बाद हमने दूसरी नदी की बात की थी चिनाब। अब चिनाब नदी को और क्या कहा जाता है, अस्किनी। चिनाब के बाद हमने बात की थी नदी का नाम था रावी। रावी को कहा जाता है परुषणी, या तो इसे परुषणी कहते हैं या रावी का दूसरा नाम है इरावती। रावी के बाद आते हैं नदी जिसका नाम है व्यास, और व्यास नदी का नाम है बिपाशा। और व्यास के बाद एक नदी जिसका नाम है सतलज, और सतलज को कहते हैं सतुद्री। अब सतलज को सतुद्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह से सिंधु और सतलज नदी दोनों तिब्बत से निकल रही थी, सिंधु भी तिब्बत से और सतलज भी तिब्बत से, तो सिंधु और सतलज दो ही ऐसी नदी है जो तिब्बत से निकलती है। तो सिंधु नदी को चीन या तिब्बत में कह रहे थे शेरमुख नदी या सिंगी खंबन। ठीक इसी प्रकार सतलज नदी को तिब्बत में एक नाम से और जाना जाता है, और उसका नाम है लांगचेन खंबाब। तो सवाल बनता है कि सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब। और साथ में इसी सतलज नदी का जो पुराणों में नाम है सतुद्री, ये नदियों के नाम हैं। लेकिन सिंधु और सतलज के तिब्बत में कुछ अलग नाम है, जैसे सतलज को तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है, और सिंधु को नाम से जाना जाता है शेरमुख या सिंगी खंबन। और बाकी डिटेल्स की बात कर ली थी। अगर आपको और पढ़ना है, बता चुका था कल लेक्चर के अंतर्गत में, तो आप उस लेक्चर को देखिए, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जो भी बातें हैं इसके बारे में पता चल जाएगी। तो ये तो एक सिंधु सिस्टम था। काजल कुमावत, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप कह रहे हैं हमारी तो सुन लीजिए प्लीज। चलिए देखिए, अब बात करते हैं इस सिंधु के सिस्टम को एक बार हम मैप में और जान लेते हैं। आप लोगों को क्वेरीज हैं कि इसे मैप में और बताया जाए, तो हम इसे एक बार मैप में भी देखते हैं। देखिए, बात करें जब हम सिंधु सिस्टम की, जैसे ये हमारा हो गया J&K। अब J&K का क्षेत्र जिसका नाम है जम्मू और साथ में लद्दाख। अब हम बात कर रहे हैं इसी के नीचे स्थित है पंजाब, और पंजाब के साइड में हिमाचल प्रदेश। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नदी जिसका नाम था जैसे सिंधु। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में आती है, लद्दाख में आती है, जम्मू में आती है और पाकिस्तान में जाकर और ये नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु के बाद हमने दूसरी नदी पढ़ी जिसका नाम था झेलम। अब नदी जिसका नाम है झेलम नदी। अब झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी जम्मू क्षेत्र से निकलती है,
वुलर झील का निर्माण करती है, और वुलर झील का निर्माण करते हुए झेलम नदी भी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। झेलम के बाद हमने बात की रावी नदी, चिनाब नदी की, झेलम और चिनाब। अब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में निकलती है, दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्र व भागा, इसलिए चंद्रभागा भी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी जम्मू में जाती है, और जम्मू के बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करके, और ये नदी जो चिनाब नदी है सिंधु में अपना जल मिला देती है, इस स्थान का नाम था मीठनकोट। और झेलम नदी अपना पानी मिलाती है किसके अंदर, चिनाब के अंदर। अब चिनाब नदी के बाद नेक्स्ट नदी की बात की जाए, रावी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में जाती है, जम्मू और पंजाब की सीमा बनाती है और पाकिस्तान में जाकर, और ये नदी भी जिस स्थान पर झेलम मिलती है चिनाब में, वहाँ ये नदी भी किस में मिल जाती है, चिनाब में। रावी के बाद नदी आती है, नदी का नाम है व्यास। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाती है और आगे नहीं जाती है, इसलिए कहा गया है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो पूर्णतः भारत में ही बहती है, आंसर होगा व्यास नदी। अब व्यास नदी के बाद एक और नदी जिसका नाम था सतलज। अब सतलज नदी और सिंधु नदी दो ही ऐसी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, और सतलज नदी तिब्बत में बहती है लांगचेन खंबाब नाम से, और निकलती है राकसताल झील से। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा, और शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ है यहाँ पर, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। इसके बाद ये पंजाब में आती है, पंजाब में बना हुआ नांगल बांध, तो पंजाब के रोपड़ जिले में नांगल बांध है। और इसी से आगे आकर हरिके स्थान पर कपूरथला के पास एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज में कितनी नदी गिर रही है, दो, एक का नाम है सतलज और एक नदी का नाम है व्यास। तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से फिर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आती है। अब सतलज नदी हरिके बैराज से और आगे जाती है और पाकिस्तान में जाती है, और चिनाब नदी से अपना पानी मिला देती है। तो ये इस प्रकार से सिंधु और उसकी पंचनद की बात की थी। कल कुछ और भी बात की थी, घाटियों को लेकर बात की थी। ये तो था हमारा सिंधु तंत्र। अब सिंधु तंत्र पर जो भी परियोजना है, जैसे मैं बार बार रिपीट करूँ इस बात को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। नदी दो बार आएगी, लेकिन केवल बात होगी केवल डैम्स की और प्रोजेक्ट्स की। अब सिंधु के बाद हम बात कर रहे हैं पर करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा सिस्टम है, नाम है गंगा तंत्र। तो देखिए गंगा तंत्र की जब बात की जाए कि गंगा तंत्र क्या है, और गंगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, और क्यों कहलाती है, जबकि भारत में गंगा से भी बड़ी नदी बहती है, लेकिन फिर भी गंगा को ही क्यों कहा गया, इन सभी बातों पर अपन करेंगे चर्चा। तो गंगा तंत्र की देखिए जब बात की जाए गंगा और उसकी सहायक नदियों की, तो सबसे पहली नदी हमारी यहाँ होगी गंगा नदी। गंगा नदी तो इस गंगा तंत्र को मैं आपको दो तरीके से यहाँ बताऊंगा। गंगा नदी को, एक तो जो गंगा तंत्र है इसमें होगा भागीरथी तंत्र, यानी भागीरथी नदी और उसमें मिलने वाली नदियाँ जिनसे मिलकर बनती है गंगा, और दूसरा यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो होगा अलकनंदा तंत्र। तो एक तो गंगा का जो निर्माण हुआ इन्हीं दो नदियों के मिलने से हुआ, भागीरथी और अलकनंदा, लेकिन इन दोनों नदियों में बहुत सारी नदी धाराएं आपस में मिलती हैं, तब जाकर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। और फिर इन दोनों नदियों के मिलने से ये जो स्थान है देवप्रयाग, यहाँ पर पहली बार गंगा को क्या नाम मिलता है, गंगा। तो अभी हम जो यहाँ बात करेंगे वो इस देवप्रयाग स्थान से पहले की बातें होंगी, जहाँ भागीरथी एक अलग नदी है, एक अलग धारा है, और अलकनंदा जो धारा है इसमें मिलने वाली और छोटी छोटी नदियों की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों की। तो पहला जो हमारा तंत्र है गंगा तंत्र के अंतर्गत भागीरथी, कि भागीरथी नदी कैसे कैसे मिलकर या किन नदियों से मिलकर बनी। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी नदी गंगा कितनी धाराओं का रूप है, दो, भागीरथी और अलकनंदा।
अब इसमें एक नदी जिसका नाम है भागीरथी, इस भागीरथी का उद्गम होता है गोमुख से। अब गोमुख की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिले में गाय के मुख के समान एक पर्वत है, वहाँ से इस भागीरथी जो नदी है इसका होता है उद्गम। तो गोमुख, और अगर गोमुख की बात की जाए कि जिला, तो गोमुख जो जिला है, ये गोमुख कौन से जिले में है? उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के में। अब यहाँ सबसे पहले जो नदी आती है, नदी का नाम जो भागीरथी है, इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो इस भागीरथी में एक धारा आकर मिलती है और धारा का नाम है रुद्रगंगा। भागीरथी नदी में जो नदी आती है उस नदी का नाम है, उस धारा का नाम है रुद्रगंगा। अब रुद्रगंगा की अगर बात की जाए कि रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगंगा एक ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है रुद्रगेरा। ये ग्लेशियर का नाम है रुद्रगेरा ग्लेशियर। तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से भागीरथी की जो सहायक नदी है रुद्रगंगा, ये निकलकर आती है। अब रुद्रगंगा जो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलकर आती है, इस भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो भागीरथी में रुद्रगंगा मिलती है, स्थान का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो सवाल बनता है कि रुद्रगंगा भागीरथी नदी में किस स्थान पर मिलती है? गंगोत्री ग्लेशियर पर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से के बाद हम बात करें तो एक और नदी है जिसका नाम है केदार गंगा। ये तो थी रुद्रगंगा, इसका नाम है केदार गंगा। अब केदार गंगा की बात की जाए तो केदार गंगा निकलती है एक और झील है जिसका नाम है केदार ताल। अब देखिए, ताल का अर्थ कल भी बताया गया था, हिमालय क्षेत्र में बनी झीलों को कहा जाता है ताल। जैसे यहाँ केदार ताल, नैनीताल, सातताल, खुड़ताल जो भी स्थान है, राकस ताल। तो ऐसे ही केदार गंगा है, ये भी भागीरथी नदी मिलती है। और केदार ताल की अगर बात की जाए तो केदार ताल का उद्गम होता है, एक दर्रा है जिसका नाम है थलाया, या ये कहें कि थलाया एक पर्वत श्रेणी है। तो थलाया पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है कौन सी नदी का? केदार गंगा का। ऊपर का दिख नहीं रहा है रुद्रगंगा, चलिए अभी लिख देते हैं इसे नीचे। रुद्रगंगा, और रुद्रगंगा का उद्गम होता है रुद्रगेरा ग्लेशियर। अब इसका उद्गम तो होता है रुद्रगेरा ग्लेशियर से, रुद्रगेरा ग्लेशियर। केदार गंगा का उद्गम होता है थलाया पर्वत श्रेणी में स्थित केदार ताल से, और केदार गंगा जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है गंगोत्री। पहले का नाम था गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरे स्थान का नाम है गंगोत्री। हम जो नदियां हैं मैं उनको सर्कल से शो डिनोट करूंगा यहाँ पर, जिससे आपको आसानी रहे कि जो भी जहाँ सर्कल किए गए समझ जाइएगा नदी है। अब रुद्रगंगा मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर पर, केदार गंगा मिलती है गंगोत्री पर। केदार गंगा के और आगे चलते हैं तो इस भागीरथी नदी में आप याद रखिएगा कि बाएं ओर से और दाएं ओर से मिलने वाली नदियों को, अभी हमने जो नदी पढ़ी है यहाँ पर, एक तो रुद्रगंगा और केदार गंगा, ये दोनों नदी मिलती है गंगा में किस ओर से? बाएं ओर से। अब यहाँ दाएं ओर से एक नदी आती है और नदी का नाम है जानवी नदी। नदी का नाम है जाह्नवी नदी, और ये जो जाह्नवी नदी जिसे कहते हैं जाड़ गंगा, जाह्नवी नदी को ही जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी का, इस जाह्नवी नदी का उद्गम होता है एक दर्रा जिसका नाम है थामला दर्रा, और थामला दर्रे से इस जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम। और ये जो भागीरथी नदी में मिलती है, स्थान का नाम है भैरव घाटी, और भैरव घाटी नामक स्थान पर
ये जानवी या जाड़ गंगा नदी किस में मिलती है? भागीरथी में। देखिए जानवी नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में कि जानवी नदी किसकी सहायक नदी है। जानवी गंगा की सहायक नदी है, उस ऑप्शन में गंगा था, और गंगा नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि गंगा जो मुख्य गंगा है वो भागीरथी को ही कहा जाता है, तो गंगा की सहायक नदी का नाम है जानवी। अब हम बात करते हैं जानवी नदी के बाद और चलते हैं आगे नीचे। तो जानवी नदी के बाद एक और नदी आती है और नदी का नाम है सिया गंगा। अब जानवी के बाद होती है सिया गंगा, ये नदी का नाम है सिया गंगा, और ये नदी भी इस भागीरथी नदी में आकर मिलती है। अब भागीरथी नदी में आकर जो मिलती है स्थान का नाम है बद्री। तो बद्री नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी सिया गंगा भागीरथी नदी से मिलती है। अब सिया गंगा की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सिया गंगा का उद्गम होता है सिया ताल से। सिया गंगा के बाद और एक और धारा आती है और उसका नाम है अस्सी गंगा, नदी का नाम है अस्सी गंगा। तो अस्सी गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये होता है, फिर एक झील है और झील का नाम है डोडी ताल, और डोडी ताल से इस अस्सी गंगा का उद्गम होता है। और ये जो भागीरथी नदी है इस भागीरथी में मिलती है एक स्थान जिसका नाम है गंगोरी। गंगोरी नामक स्थान पर अस्सी गंगा मिलती है, किससे? भागीरथी से। अब भागीरथी नदी और आगे चलती है, भागीरथी नदी आगे जाती है तो इस भागीरथी नदी में अब बाएं ओर से एक नदी आती है। अब नदी का नाम है भीलांगना। अब भागीरथी नदी में नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। अब भीलांगना जो नदी है, इस नदी की अगर बात की जाए कि इसका उद्गम होता है भीलांगना का, तो भीलांगना नदी का उद्गम होता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर, देखिए जो भी बातें हो रही हैं सारी उत्तरकाशी जिले की हो रही हैं, तो उत्तरकाशी जिले में ही है सब कुछ। तो भीलांगना नदी का उद्गम हो रहा है खतलिंग ग्लेशियर से, और खतलिंग ग्लेशियर के बाद ये भीलांगना नदी जो आकर मिलती है भागीरथी से, स्थान का नाम है टिहरी। स्थान का नाम है टिहरी, और यहीं स्थित है टिहरी की बात भी आपने सुनी होगी, टिहरी डैम। टिहरी डैम की अगर बात की जाए कि टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात होती है तो पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध वो हम पढ़ा करते थे भाखड़ा बांध को, लेकिन भाखड़ा बांध से ज़्यादा अब ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो डैम है उसका नाम है टिहरी डैम। तो टिहरी बांध जो किन दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर टिहरी डैम स्थित है। और टिहरी डैम की बात की जाए अगर राज्य की, तो राज्य का नाम होगा उत्तराखंड। अब टिहरी डैम की एक और बात की जाए कि टिहरी डैम की बात करें कि टिहरी डैम किस टाइप का डैम है। देखिए जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डैम जैसे भाखड़ा बांध एक ग्रेविटी डैम है, जबकि टिहरी डैम है ये कैसा डैम है, एक एम्बैंकमेंट डैम है। यानी क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, ये सारी बातें हमारा जो प्रोजेक्ट होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये बात याद रखिए कि देश का सबसे ऊंचे बांध का नाम टिहरी बांध, किन दो नदियों के संगम पर, भागीरथी और भीलांगना, और कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। अब इस भीलांगना जो नदी है, इस भीलांगना नदी की भी सहायक नदी है, भीलांगना की सहायक नदी। अब सहायक नदी की बात होगी तो एक नदी का नाम होगा बालगंगा, बालगंगा, और एक नदी का नाम होगा मेदगंगा। तो बालगंगा व मेदगंगा ये दोनों जो सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है, भीलांगना की। इसमें से जो बालगंगा नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी भीलांगना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम है बालगंगा। तो बालगंगा जो नदी है ये इस भीलांगना से भी आकर मिलती है, एक स्थान है, स्थान का नाम है घनसाली। तो सवाल बनता है कि बालगंगा नदी भीलांगना में आकर मिलती है घनसाली नामक स्थान पर, और ये सवाल कि भीलांगना की सहायक नदी का नाम है, मुख्य सहायक नदी का नाम है बालगंगा, और बालगंगा और भीलांगना मिलती है घनसाली उत्तराखंड में, और भीलांगना मिलती है भागीरथी से टिहरी में।
टिहरी स्थान को पहले गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। अब हम और आगे चलते हैं, इस टिहरी से आगे चलते हैं तो अब आता है यहाँ पर देवप्रयाग। और देवप्रयाग स्थान पर अभी यहाँ पर जो ये भागीरथी है, भागीरथी के बाएं ओर से निकलकर एक नदी आएगी जिस नदी का नाम होगा अलकनंदा। तो सवाल बनेगा यहाँ पर कि अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों धाराएं आकर आपस में मिलती हैं, स्थान का नाम होगा देवप्रयाग। तो ये तो हो गया स्थान का नाम देवप्रयाग, और यहाँ इस देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा आकर मिलेगी। अब अलकनंदा हम तंत्र को पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ ये सब कुछ। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले हमने बात की गंगा तंत्र। गंगा नदी दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनी है, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। भागीरथी की हमने बात की तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख से। इस भागीरथी नदी में सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा का उद्गम होता है रुद्रगिरा ग्लेशियर से, जो उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। और किस ओर से मिलती है? बाएं ओर से। रुद्रगंगा जिस स्थान पर मिलती है भागीरथी से, नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। रुद्रगंगा के दक्षिण में स्थित है केदार गंगा। केदार गंगा का उद्गम होता है केदार ताल से, जो थलाया पर्वत श्रेणी में स्थित है उत्तराखंड में। और केदार गंगा मिलती है गंगोत्री नामक एक स्थान पर, गंगोत्री धाम कह सकते हैं इसे हम। इसके बाद इस भागीरथी में जो इसके राइट साइड से नदी आती है, नदी का नाम है जानवी। जानवी सबसे महत्वपूर्ण नदी है कि जानवी नदी आकर मिलती है भागीरथी में, दाएं ओर से आकर मिलती है, थामला दर्रे से उद्गम होता है और भैरव घाटी नामक स्थान पर मिलती है भागीरथी से। इसके बाद होता है एक सिया गंगा होती है। सिया गंगा जो नदी है ये मिलती है भागीरथी से, एक स्थान है बद्री नाम का, और सिया गंगा का उद्गम होता है सिया ताल से। सिया गंगा के बाद है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा का उद्गम होता है डोडी ताल से, और अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोरी नामक स्थान से। इसके बाद नदी और आगे जाती है भागीरथी, और भागीरथी में इसके बाएं ओर से एक नदी आती है, नदी का नाम है भीलांगना। भीलांगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर अर्थात उत्तराखंड, खतलिंग ग्लेशियर से नदी का उद्गम होता है। और भीलांगना नदी टिहरी को पहले जानते थे गणेश प्रयाग के नाम से। अब जब टिहरी डैम बना तो गणेश प्रयाग क्या हो गया? टिहरी डैम के कारण डूब गए, या कहे कि गणेश प्रयाग को शिफ्ट कर दिया गया दूसरे स्थान पर। तो टिहरी स्थान पर भीलांगना और भागीरथी दोनों नदी आपस में मिलती हैं, और इसी टिहरी स्थान पर बना हुआ टिहरी बांध। टिहरी बांध की अगर बात की जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध में जो भीलांगना नदी मिलती है, इसी की दो सहायक नदी है भीलांगना की, एक का नाम है बालगंगा और एक का नाम है मेदगंगा। भीलांगना की महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम है बालगंगा। अब ये जो बालगंगा ये भीलांगना से मिलती है एक स्थान का नाम है घनसाली, और इसके बाद भीलांगना मिलती है टिहरी स्थान पर भागीरथी से। भागीरथी और आगे जाती है, एक बांध यहाँ पर बांध बना हुआ, बांध का नाम है मेनारी बांध। तो ये आप कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं कि मेनारी बांध किस नदी पर है? ये भागीरथी धारा पर स्थित है। बांध का नाम है मेनारी बांध। अब मेनारी बांध के बाद नदी आती है देवप्रयाग में। अब इसी देवप्रयाग में नदी आएगी, नदी का नाम होगा अलकनंदा। और अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों मिलती हैं आपस में, स्थान का नाम है देवप्रयाग। अब इस देवप्रयाग में जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं तो नाम होता है इसका गंगा। तो सवाल बनता है, गंगा को प्रथम बार गंगा नाम से जाना जाता है कौन से स्थान पर? स्थान का नाम होगा